गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फीचर्स ऑफ लेज़र किए थे। जो फीचर्स लेज़र के हमने किए थे उससे हमें ये पता चल जाता है कि लेज़र किस तरीके से ऑर्डिनरी सोर्सेज से अलग है। उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी, डायरेक्शनैलिटी, कोहेरेंस, इंटेंसिटी, वो लेज़र को ऑर्डिनरी सोर्सेज से अलग करती है। और उसमें मैंने आपको लेज़र की जब फुल फॉर्म बताई थी तो मैंने उसमें बोला था कि लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो क्या है जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1917 में आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर के साथ इंटरेक्शन स्टडी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन विद मैटर का क्या मतलब है कि उसने एक एटॉमिक सिस्टम लिया और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करवाई और उसने देखा कि जब ये इंटरेक्ट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर तो 3 प्रोसेसेस होते हैं: स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। अब एक एटॉमिक सिस्टम है, रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, तो होगा क्या, जैसा कि आपने पढ़ा है बोहर मॉडल में, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बोहर मॉडल को। कि जैसे ये सोडियम का केस मैंने लिया है तो हमें पता है सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपको मालूम है। अब क्या है कि पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1 है, क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फार्मूला आपको पता ही है कि किस ऑर्बिट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, वो है 2n²। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में n1 होगा, सेकंड में 2 होगा। ये मैक्सिमम नंबर इस फार्मूले से हमें पता चल जाता है किसी ऑर्बिट में कितने होंगे। हाँ, अगर हम अब ये जब इस तरीके से हैं तो हम कहेंगे ये सोडियम ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में हैं। लेकिन अगर हम किसी तरीके से ये एटॉमिक सिस्टम जो है जिसमें सोडियम के एटम हैं, हम उसमें रेडिएशन फॉल करवा दें और इतनी एनर्जी की करवाएं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, वो इधर चला जाए। क्योंकि इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ जाने में एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा ना उसकी एनर्जी ज़्यादा है। पहले वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, दूसरे में जो है उसकी और ज़्यादा है, तीसरे में जो है उसकी और ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अगर जाना है तो जो रेडिएशन फॉल करेगी उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ ले जा सके, उसको इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए भी वो यहाँ से यहाँ जा सके इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इतनी एनर्जी की रेडिएशन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, उसकी एनर्जी E1 है, जो सारे इलेक्ट्रॉन 8 है ना इसमें, उनकी एनर्जी सपोज E1 है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो इसमें है उसकी एनर्जी सपोज है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ वाला ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा एनर्जी है ना, ये एनर्जी होती है इस साइड, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है इस साइड से, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या होगा, अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये 5 का है ये इलेक्ट्रॉन, इसे 6 करना है, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देंगे, 6 हो जाएगी तो ये यहाँ चला जाएगा, मीन्स यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो अगर जो रेडिएशंस फॉल कर रही हैं यहाँ पर, उनकी एनर्जी यहाँ से यहाँ ले जा सकती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब ये आ गया, सोडियम एटम ऐसा बन गया। अब इसमें क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन, अब ये स्टेबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होने से एटम जो है वो क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट में है। किस में है? एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का मतलब एनर्जी ज़्यादा है उसके पास। तो इसको हम बोलते हैं, जब इस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और हायर स्टेट में चला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब वो इस स्टेट में चला गया ना, तो कोई भी सिस्टम है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में वापस आए। कभी भी वो हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम रहना नहीं चाहता। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हायर स्टेट में चला गया, ये इसमें रहना नहीं चाहता, इस स्टेट से इसे वापस अपनी
पहले वाली स्टेट में आना है, यहाँ पर आना है पहले वाली स्टेट में, ये E1 स्टेट में, मतलब इस एनर्जी का होना है इसने। तो मतलब इस ऑर्बिट में आना है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि सपोज़ हमारे पास अब जो रेडिएशंस फॉल कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन फॉल का नंबर बहुत है, फोटोन्स, आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल्स को फोटोन्स बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन फॉल करेंगी इसका मतलब उतना ज़्यादा फोटोन्स का नंबर है। हर फोटोन, एक फोटोन के पास ये एनर्जी है, हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहा है। इसका मतलब एक फोटोन एक एटम को, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा तो एटम एक्साइटेड स्टेट में है, एक फोटोन एक एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेज रहा है, दूसरा फोटोन मतलब मिनिमम, तो दूसरा फोटोन दूसरे को, तो जितनी इंटेंसिटी होगी उतने फोटोन ये एब्जॉर्ब कर रहा है और उतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर स्टेट में जा रहे हैं और उतने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो ये सारी बात का मतलब ये है कि जो यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं उनकी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब उन्होंने रहना नहीं है उस स्टेट में, इसमें रहना नहीं, वापस आना है इसमें। जब उसने वापस आना तो दो तरीके से वापस आना है। आइंस्टाइन ने बताए दो तरीके हैं वापस आने के। एक तो ये है कि अब यहाँ पर कितनी देर के लिए रहेगा, पहली तो बात ये है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। मतलब जो यहाँ पर चला गया ना एटम, वो या इलेक्ट्रॉन, जब भी मैं बात करूँगी ना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब एटम एक्साइटेड स्टेट में है। तो अगर एटम इस स्टेट में चला गया ना एक्साइटेड स्टेट में, तो उसने वापस आना है। कितनी देर के लिए रह सकता है इस स्टेट में, जो इसका लाइफ टाइम होगा। और लाइफ टाइम जो इसका होता है बहुत कम होता है एक्साइटेड स्टेट का, वो होता है 10⁻⁻10 सेकेंड, अगर कम है तो। अगर इसका लाइफ टाइम कम है, जो कि इतना भी होता है, तो इतनी देर के लिए रहना है, फिर उसने अल्टीमेटली वापस आ जाना है इसमें मिनिमम एनर्जी में, मतलब स्टेबल हो जाना है, अपने पहली वाली यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये वापस पूरा ये ग्राउंड ये बन जाएगा हमारा एटम, ठीक है। तो अगर वो जब वो वापस आएगा तो क्लियर है, जब यहाँ से यहाँ वापस आएगा, जैसा कि ये था पहले यहाँ पर है, अब यहाँ से इसने वापस आना है, तो क्लियर है यहाँ पर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, यहाँ 5 है, तो 6 से 5 हो जानी एनर्जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। 6 से 5 तो उसकी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आएगा। अब इसको ऐसा मत समझेंगे, सपोज़ ऐसे बाहर आएगा, सपोज़ ये सिस्टम है हमारे पास, एक एटम का सिस्टम है, उसमें एक एटम आया ग्राउंड स्टेट में, जो रेडिएशन निकलेगी वो कहीं भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। रैंडमली वो एनर्जी जो है, वो जो फोटोन बाहर निकलेगा वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए जितने भी मान लो हमारे पास 100 फोटोन्स एब्जॉर्ब हुए थे और 100 के 100 एटम एक्साइटेड स्टेट में गए, जब वो डी एक्साइट हुए वापस ग्राउंड स्टेट में आए तो 100 उन्होंने फोटोन निकाले और 100 अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो इस टाइप के एमिशन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। जो हमारे ऑर्डिनरी लैंप्स में होता है उसमें यही कुछ होता है, जो रेडिएशंस निकलती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में, मैंने बोला था कि सभी डायरेक्शन में रेडिएशंस निकलती हैं उसमें। लेकिन लेज़र के केस में क्या है, जो रेडिएशंस निकलेंगी उनमें क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये दूसरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो लेज़र में एप्लीकेबल है ये प्रोसेस, हम ऐसा सिस्टम लेते हैं, एटॉमिक सिस्टम ही ऐसा होता है उसमें कि जो ये एक्साइटेड स्टेट में एटम है ना, इसकी एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रहता है इसमें। ऐसा एटॉमिक सिस्टम हम लेते हैं लेज़र में, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं। अब जब यहाँ पर वो रहा है एटम एक्साइटेड स्टेट में है, तो क्या होगा, फोटोन तो फॉल कर ही रहे हैं उस पर, तो जो फोटोन, एक फोटोन, जैसे अब एक एटम है, ये एटम है, एक एटम, अब एटम ये पड़ा एक्साइटेड स्टेट में, ये एटम है, ठीक है। अब उस पर फोटोन फॉल किया एक, वो फोटोन क्या करेगा, इसको कंपेल करेगा उस एटम को कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा एटम, तो ये फोटोन इसको सिर्फ ग्राउंड स्टेट में लाया है, तो ये जब ग्राउंड स्टेट में एटम आ गया तो हमारे पास ये फोटोन तो इधर जा ही रहा था ऐसे करके, और इस जो यहाँ से यहाँ आने पर, इसके यहाँ से यहाँ आने पर फोटोन निकला, वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा।
तो अगर हमारे पास मान लो इधर से 10 फोटोन आ रहे हैं, ऐसे करके 10 फोटोन आ रहे हैं और 10 एटम नीचे पड़े हैं, तो 10 एटम ऊपर पड़े हैं, तो 10 एटम जब नीचे आएंगे, ठीक है, जब 10 फोटोन आ रहे थे, ठीक है, 10 एटम ऊपर पड़े थे, 10 नीचे आए, तो 10 जब नीचे आए तो 10 फोटोन निकले, जब नीचे आएंगे तो निकलेंगे, और जो ये वाले थे फोटोन 10 वो भी बाहर आएंगे, तो टोटल बाहर कितने हो जाएंगे? 20। तो कहने का मतलब 20 हो गए। तो बताओ, नंबर बढ़ गया फोटोन्स का तो इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इसीलिए यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या, अपने आप एटम गया है ऊपर, आ जाएगा नीचे अपने आप। लेकिन स्टिमुलेटेड में क्या है, स्टिमुलेट का मतलब ही होता है कि फोर्स करना, कंपेल करना, उस एटम को नीचे लाने के लिए कोई दूसरा फोटोन फोर्स करेगा और वो तब नीचे आएगा। वो फोटोन जब एटम नीचे आएगा तो क्या होगा, जो फोटोन निकलेगा और जो कंपेल कर रहा था फोटोन, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। इसी वजह से ये यूनिडायरेक्शनल बीम मिलती है, कोहेरेंट बीम मिलती है। इंटेंस तो हो ही जाएगी, फोटोन का नंबर बढ़ गया, और मोनोक्रोमैटिक भी होती है, क्योंकि उसी जिस एनर्जी का, ये एनर्जी है, एच न्यू एनर्जी होती है, जिस एनर्जी का फोटोन जा रहा है उसी एनर्जी का फोटोन बाहर आ गया। तो ये है स्टिमुलेटेड एमिशन, और ये एमिशन हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? लेज़र के अंदर। ये वाला एमिशन यूज़ होता है। स्पॉन्टेनियस भी होता है, कोई भी सिस्टम है ना, चाहे वो लेज़र का चाहे ऑर्डिनरी सोर्स का है, उसमें स्पॉन्टेनियस और दोनों होते हैं। ऑर्डिनरी सोर्स में स्टिमुलेटेड एमिशन का वो कम होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन लेज़र के केस में स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डोमिनेटिंग होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कम होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेटिंग होता है। तो ये हैं हमारे पास दो तरह के एमिशन। इसके बाद आइंस्टाइन ने इसको स्टडी किया, जब एमिशन के बेसिस पर, स्टिमुलेटेड एमिशन के बेसिस पर उसके हमने कोफिशिएंट्स करने हैं। 3 कोफिशिएंट्स दिए। फर्स्ट कोफिशिएंट है B12, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, वो तो पहला प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्प्शन हुआ था। दूसरा है A21, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। और तीसरा है B21, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स क्या हैं, इनमें क्या रिलेशन है, इन कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो ये अब हमने स्टडी करना है कि इन कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है।